पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर देहरादून में सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता। देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून अभियान लगातार जारी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान में तेजी। नगर निगम ने लगाए सीसीटीवी कैमरे। इधर उधर कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई। बद्रीनाथ विधायक ने आपदा ग्रसित क्षेत्रों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। हिमाचल की तर्ज पर आपदा के लिए 2 महीने का वेतन दे मंत्री और मुख्यमंत्री। बीजेपी ने कहा, सरकार 1 साल का वेतन देने के लिए भी तैयार। बागेश्वर में सीएम कार्यालय के आदेशों पर आबकारी विभाग ने काडा, कपकोट, गुरुड़ के शराब ठेकों और बारों में की छापेमारी। 2 बारों पर हुई चालानी कार्रवाई। बीजेपी का बचाव करते हुए संगठन मंत्री राकेश नैनवाल ने दिए अजीबोगरीब बयान। महिला अपराधों के मामलों से दामन छुड़ा रही है बीजेपी। विपक्षी सरकारों पर तंज कसते हुए नजर आए। सीएम धामी ने कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए। देहरादून के नए डीएम सविन बंसल ने संभाला कार्यभार। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी सविन बंसल। और मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। विकासनगर के सहसपुर सेलाईकुई में मूसलाधार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। कालसी चक्राता में भूस्खलन का खतरा। विकासनगर में युवक को क्षेत्र विशेष पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर जौनसारी समाज के लिए अपशब्द प्रयोग पर डाली पोस्ट। युवक पर मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल। टेरी झील का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान। मकानों में पड़ रही दरारें। उपजाऊ खेती हो रही है बर्बाद। ग्रामीणों ने डीएम से ग्राम विस्थापन की मांग। विकासनगर में रैगिंग से परेशान छात्रों ने छोड़ी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की छात्रों पर लगाया आरोप। परिजनों ने की एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग ने विकासनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विकासनगर क्षेत्र की मूसलाधार बारिश से सहसपुर सेलाईकुई में जनजीवन है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको ये भी बताते चले कि व्यापारियों के व्यवसाय पर भी बारिश से प्रभाव पड़ रहा है। तेज बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। विकासनगर क्षेत्र के कालसी चक्राता में भूस्खलन का खतरा जो है वो पूरी तरह से बढ़ सकता है। तो देखिए, सहसपुर सेलाईकुई में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है और जिससे जो लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापारियों के व्यवसाय पर भी बारिश का जो प्रभाव है, जो असर है, उसका देखा जा रहा है। तेज बारिश से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ कालसी चक्राता से भूस्खलन का भी जो खतरा है वो बढ़ गया है।
तो चलिए अब बात कर लेते बागेश्वर की, जहां बागेश्वर में भी सीएम कार्यालय के प्राप्त आदेशों के तहत आबकारी विभाग बागेश्वर ने संयुक्त रूप से काडा, कपकोट, गरुड़ बागेश्वर में संचालित किए जा रहे शराब के ठेकों और शराब के बारों में छापेमारी की गई। बागेश्वर में स्थित गुरु बार जो शराब का बार है और देव शराब बार के नाम से संचालित बारों पर चालानी कार्रवाई की गई है। और बागेश्वर आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र कुमार का कहना है कि शासन के आदेशों के एक प्रति जिले के सभी शराब के ठेकों और शराब के बारों में चस्पा कर दी गई है। जनता की शिकायतों के आधार पर भविष्य में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये प्रकरण थोड़ा सा ऋषिकेश वाले मामले से आया था। हम तो बारों में भी चालान किया है। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ में आपदा ग्रसित क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सभी आपदा से प्रभावित है, चमोली से अधिकांश सड़कें प्रस्थित है, फिर भी सदन में हमें आपदा को लेकर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले शुरू की थी कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री अपने 6 महीने का वेतन आपदा के लिए देंगे। उसी तर्ज पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 2 महीने का वेतन आपदा के लिए देने की कृपा करें। लखपत बुटोला ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि वह अपना 6 महीने का बढ़ा हुआ वेतन आपदा ग्रसित क्षेत्रों के लिए देना चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सिर्फ 2 महीने का ही नहीं, अगर सरकार को आवश्यकता होती है तो 1 साल का वेतन देने के लिए भी तैयार है। मंडल मीडिया प्रभारी लखपत बुटोला जी जो बद्रीनाथ से सम्मानित विधायक। मैं चाहता हूं कि सरकार पहल करे, जैसे हिमाचल की सरकार ने किया है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री ने और वहाँ के कांग्रेस विधायकों ने अपना विधायक और तनख्वाह और भत्ते छोड़ने का काम किया। मैं चाहता हूँ यहाँ की सरकार भी नजीर पेश करे। अगर आवश्यकता पड़ेगी 2 महीने क्यों देना चाहिए, साल भर का क्यों नहीं देना चाहिए? आवश्यकता पड़ेगी सब कुछ करेंगे, अगर आवश्यकता अनुसार करेंगे। सरकार अगर महसूस करेगी कि जो पर्याप्त हमारे पास धन नहीं है, हमको पैसा देना, तो विधायक को अपील करके विधायक देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ी बात नहीं, अब कोरोना चला, हम लोग सांसद में करवाए नहीं, कब भी किया गया ऐसा कुछ क्यों नहीं देगा, सब तैयार है। में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी लखपत बुटोला जी जो बद्रीनाथ से सम्मानित विधायक भी हैं, एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निजी कॉलेज पर वहां पढ़ रही छात्राओं ने रैगिंग के आरोप लगाए। विकासनगर अंतर्गत राजा रोड पर यूनिवर्सिटी की भी बीकॉम और बीसीए की 2 छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ उनकी ही यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने रैगिंग कर सारी हदें पार कर दी, जिससे पीड़ित छात्राओं ने अब यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मामले का कोई हल ना निकलता देख पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत की। इस संबंध में जब एसएसपी देहरादून से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इक्फा यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं और मैंने इसी साल एडमिशन लिया है और पहले दिन से ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी रैगिंग ली जा रही है। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती हैं हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए, और हमारे लिए चाय लाइए, पूरे कैंपस में राउंड लगाइए, मतलब जो हम कहें वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। फिर अगले दिन से वो हम जहाँ भी हम जाते हैं हमारा पीछा करना कि अगर हम कैंटीन में बैठे हैं तो हमें कैंटीन में नहीं बैठने देना, अगर हम कुछ बाहर बैठे हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें जहाँ हम बोलेंगे वहाँ बैठना है, वो करना है।
उसके बाद अब थर्सडे की बात है, हम 2 मिनट बस ड्राइवर को वॉशरूम बोल के गए कि हम वॉशरूम होके आते हैं। तो बस ड्राइवर भैया ने बोला कि ठीक है 2 मिनट रुक जाते हैं। तो उसके बाद हम बस में चढ़ते हैं तो वो श्रेया तिवारी बोलती हैं कि तुम लोगों का डेली का ड्रामा है, तुम लोग डेली लेट चढ़ते हो। तो हमने बोला कि नहीं, हम डेली लेट नहीं चढ़ते, क्योंकि हमारे लेक्चर पहले ही ओवर हो जाते हैं तो हम बस का वेट करते ही करते हैं। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि तुम लोग बहुत बदतमीज़ हो, तुम लोगों का डेली का ड्रामा है, कि तुम लोगों को सॉरी बोलना चाहिए हमें कि आगे से लेट नहीं होगा। तो उस पे हमने बोला कि हम लोग आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ड्राइवर भैया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने लड़ाई बजा दी कि तुम लोग ये ऐसे हो, तुम लोग सीनियर्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, और बहुत बदतमीजी से बोली जिसकी कोई हद नहीं थी। हमारा एडमिशन अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है, तब से हमारे साथ रैगिंग हो रही है। हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे, तब आती है रितिका तोमर, जिनके फादर ने हमारा खुद एडमिशन कराया है यहाँ पर इक्फाई यूनिवर्सिटी में। तो वो आती है, हमारे पास बैठती है और कहती है कि हमें बॉस बोलो, हमें मैडम बोलो, हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, हमें ये बोलो, हमें वो। हमें इतना टॉर्चर कर रखा था हद से ज़्यादा। और हम जहाँ पे वॉशरूम जाते थे वहाँ पर आती थी, कहीं पे भी हम जाते थे तो वहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अभी थर्सडे की बात है, उनको वैसे भी सबके साथ लड़ाई थी उनकी बस में। बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, बोलती थी कि तुम्हें मेरे साथ बस में आना है तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा बिल्कुल। फिर अभी थर्सडे के बात है कि उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी, इतनी हद से ज़्यादा गाली गलौज तक आ गई वो लड़की। और उनकी दोस्त रितिका, उन्होंने हमारी वीडियो बनाकर कह रही है कि ऐसी साइड में डालोगे, अब तुम लोग देखोगे कि अच्छी तरीके से। और डीन और के सामने उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, ऊंची आवाज़ में बात करी है, बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ है ही नहीं है। बच्चों का लगभग पिता के बराबर हूँ। एक मेरी बेटी है तनिष्का और ये मेरी बहुत ही अच्छे दोस्त, खास उनकी पुत्री है मुस्कान। इन दोनों का एडमिशन जुलाई माह में मैं यहाँ पे हमने इक्फाई कॉलेज में करा दिया था। IBS में पढ़ रही थी, एक BBA की, एक BCom की छात्रा है। लगातार 10-15 दिनों से पिछले ये हमें कंप्लेन दे रही थी कि पापा हमारे साथ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा। तो हम ये सोच रहे थे कि एक स्कूल से निकल के एक एजुकेशन में आई हैं, थोड़ा सा रहता ही है डिस्टर्बेंस, इसको समय रहते धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी हद की परिकाष्ठा जो है कि इन बच्चों ने, जो उन्होंने रैगिंग करी है इनकी, कि आप एक समझ सकते हैं कि एक लड़की ये कह रही है कि वीडियो बना ली गई है और अब मैं किसी ऐसी साइट पे डालूंगी या इस तरह से इस्तेमाल करूंगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जब तक कोई कंप्लेंट जनरेट नहीं करता, फर्स्ट थिंग देखो, आप रैगिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट में होती है, हर जगह एंटी रैगिंग की एक कमेटी बनी थी। कोई भी संस्थान आज की डेट में चल रहा है तो उसमें एंटी रैगिंग कमेटी बनाना उनका पूरा दायित्व है कि वो एंटी रैगिंग कमेटी बनाएंगे। कोई कंप्लेंट छात्र की आएगी, वो कमेटी उसको सुनेगी और सुनने के बाद लगता है कि जेन्युइन मैटर है तो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करे, एक्सपेल्शन करे, और तो लगता है जो भी दोस्त में आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए वो संस्तुति करे। इस प्रकरण में न कोई संस्तुति आई, न पेरेंट्स के द्वारा कोई इसमें ऐसी बात निजी रूप में आई। ये बातें सिर्फ पता चली, लेकिन पता चलने के बाद मैंने खुद कहा कि या तो पेरेंट्स आते हैं सामने, या बच्चा आता है सामने, या इंस्टीट्यूट आता है, क्योंकि रैगिंग जो है किसी इंस्टीट्यूट के परिसर के अंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात कई IAS और PCS को उनके ट्रांसफर कर दिए हैं और साथ ही साथ इनमें देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर IAS सविन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया। नियुक्ति जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। सविन बंसल 2009 बैच के IAS अधिकारी है। पदभार संभालते ही मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। सविन बंसल ने बताया कि नगर निगम की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही यातायात, लैंड डिस्प्यूट, क्राइम, सरकारी की योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जनता की समस्याओं को लेकर जन संवाद यथावत चलता रहेगा। जनता के साथ संवाद कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो हमारी कैपिटल सिटी देहरादून है उसमें शहरी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं और जो सबर्ब्स और ग्रामीण एरियाज हैं उनकी भिन्न समस्याएं हैं। तो जो प्रयास रहेंगे, स्ट्रेटजी रहेगी, वो कुछ अंतर रहेगा दोनों में। यहाँ पे हमारी स्टॉर्म वाटर, ड्रेनिंग, फ्लडिंग और
ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और सफाई व्यवस्था के मुख्य हमारे कंसर्न रहते हैं। और सबर्ब ग्रामीण एरियाज में कुछ फैसिलिटीज़ का, सिटीजन सर्विसेज का अभाव रहता है। कुछ एरियाज हमारे नगर लिमिट से बाहर चले जाते हैं और कुछ जगह पे डिलीवरी अप टू द डोर स्टेप्स ऑफ विलेजेस और पंचायत। सोशल मीडिया पर एक जिहादी को जाति और क्षेत्र विशेष पर टिप्पणी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब स्थानीय लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि यूपी सहारनपुर जिले के जिहादी रईस पर आरोप है कि वह पिछले लंबे समय से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेहद आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जौनसारी समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए और देख लेने की धमकी देते हुए एक पोस्ट डाली, जिससे आक्रोशित रुद्र सेना के लोगों ने कोतवाली विकासनगर पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को उसके घर से धर दबोच लिया। सोशल मीडिया में एक वक्तव्य प्रसारित हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है पहाड़ के लोगों को गालियां देने की बात प्रकाश में, साथ ही साथ इसमें व्यवस्था फैलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कानूनी रूप से ठीक नहीं था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विकासनगर कोतवाली में। चूँकि मामला संवेदनशील था और इस तरह से समाज में व्यवस्था फैलाना या क्षेत्रवाद की बात करके हमारे पहाड़ के लोगों को गालियां देना, इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का तत्काल गठन किया गया था और टीम द्वारा इसमें जो इंस्टाग्राम आईडी थे जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया था उसके संबंध में और जानकारी जुटाते हुए सहारनपुर से एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीती 18 तारीख को ISBT देहरादून में एक घटित नाबालिग से गैंगरेप की घटना में पुलिस किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल कर आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। मामले में पुलिस विभाग ने पहले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिनसे अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस विभाग ने समस्त सबूतों को CCTV के माध्यम से इकट्ठा कर लिया, जिनसे इस मामले में संलिप्त जो आरोपी हैं उन्हें रियायत ना मिल सके। ISBT देहरादून में हुई इस घटना से पहले भी पीड़िता के साथ उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार दुष्कर्म हुआ था। हालांकि उस वक्त ये मामला सामने नहीं आया, लेकिन देहरादून में घटना के बाद इस बात का खुलासा हुआ, जिसके तुरंत बाद ही देहरादून पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी 0 FIR करके उत्तर प्रदेश पुलिस से भी इस मामले की तफ्तीश करने की अपील की है। अब तक देहरादून पुलिस ने इस पूरे मामले में साक्ष्य के साथ साथ 36 लोगों को जो उनके गवाह के रूप में भी चिन्हित किया है, जो कि न्यायालय में इस केस को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। देहरादून SSP अजय सिंह ने बताया कि इस मामले को मजबूती के साथ पेश करने के लिए हर तरफ से सबूतों को इकट्ठा किया गया है। दोषियों को इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। करना, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस, NGO और अन्य लोगों से देखिए जो ये दुखद घटना एक ISBT पर गैंगरेप में हुई थी, उसमें जो है हमारी तरफ से पूरी चार्जशीट SIT टीम द्वारा इसमें तैयार कर ली गई। इसमें 35 गवाह रखे गए। इसमें जितने भी साक्ष्य थे, चाहे भौतिक साक्ष्य हो, इसमें CCTV की वो हो, चाहे हमारे माननीय न्यायालय में जो बयान हो, कुछ शस्त्री साक्ष्यों के बयान कराए गए और अभियुक्तों की पहचान भी जो नियमानुसार हमारे द्वारा जेल में कराई गई है। तो देखा जाए जितने भी साक्ष्य एक अच्छे केस के लिए होते हैं, सजा दिलाने के लिए होते हैं, सभी चीज़ों को लिपिबद्ध करके हमने एक चार्जशीट तैयार कर ली है, जो कोर्ट में फास्ट ट्रैक में भेजा जा रहा है और इसमें पूरी उम्मीद है कि जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर अभियुक्तों को जल्दी और कठोर से कठोर सजा मिलेगी। करना,
साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस, एनजीओ और अन्य लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण पर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी एक उनकी बड़ी भूमिका होती है। राजधानी देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने की लगातार कवायद जारी है। इसके तहत नगर निगम प्रशासन की ओर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान की ओर से अधिक गति की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि इस बीच जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए नगर निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दून में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, बन्नू स्कूल, रेसकोर्स, माता मंदिर रोड, शास्त्री नगर, कारगी चौक और नेशविला रोड, MDDA कॉलोनी, शस्त्रधार रोड, क्रॉसिंग चौक, लालपुर कारगी रोड, राजीव नगर पुलिया के पास, तिब्बती मार्केट के पास आदि स्थानों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। तो देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून जो अभियान है वो लगातार जारी है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान में जो है वो तेजी आ गई है और अभियान के बावजूद जगह जगह जो कूड़ा है वो फेंका जा रहा है। अब जिसके लिए नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नगर निगम के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने जब से बिग फ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अपशिष्ट जो है उन्हें निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को IC की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहाँ पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है CCTV जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पे जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी हम लोगों ने कंट्रोल किया है इन स्थानों पे, जैसे नेशविला रोड, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, हमारे डिस्पेंसरी रोड पे, साथ ही साथ माता मंदिर रोड, राखी नर्सरी, शास्त्री नगर, अपना नाला पानी चौक। तो इस तरीके से जो है कई जगहों पे हम लोगों ने अभी तक सफलता प्राप्त की है। राज्य में शराब तस्करी और माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे सख्त दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी के सख्त रुख को भांपते हुए पहले ही देहरादून पुलिस के द्वारा देहात SOG को भंग किया गया था। इसके साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सबके बीच अब तक जिम्मेदार आबकारी जो है वो विभाग पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जो बताता है कि आबकारी विभाग के मुलाजिमों के हौसले कितने बुलंद हैं। सीएम धामी अब इस मामले पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही आबकारी विभाग में भी बड़ा चाबुक चल सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाती तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही कहा कि अभी ये शुरुआत है, इसे आखिरी ना माना जाए, आगे भी अभियान चलता रहेगा। जबकि माफियाओं पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।
जहाँ जहाँ पर भी चूंकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है। और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। उस पर भी चल रहा है, उस पर हमने निकाला है, आदेश निकाला है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई किए थे अपने थाने उनका प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। अभियुक्त है उनका क्या प्रोफाइल की, क्या मतलब सर्टेन एज के अभियुक्त। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे हुए हैं और आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक ये निर्णय लेना है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ये मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद को भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। विजिलेंस टीम ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है और कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है, जहां कांग्रेस का कहना है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप है, जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी कहना है कि हमें अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए। इतनी महंगी सोने की राखी कहाँ से लाए तुम? तो चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।